Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and happy. And now you know very well that we have started chapter number 13, and in the last lecture we finished respiration in invertebrates, and last invertebrate was a cockroach. Now we want to move to the next very advanced, highly multicellular and highly organized, highly follower of division of labor group, that is called as what? Vertebrates. तो you know very well my dear students, हमने चैप्टर नंबर 10 में ये बात पढ़ी थी कि वर्टिब्रेट्स की हम लोगों ने 5 क्लासेस कर दी. Pisces, that is the fishes, and then amphibians, then the reptiles and the birds, we also call it as aves, and finally the mammals. Today at least we want to study respiration in fishes. So let's move to the whiteboard. Yes my dear students, you know very well that we are going to study respiration in vertebrates. मैं आप लोगों के लिए दोबारा से ये इसे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये बात बिल्कुल रहे कि we have divided vertebrates into 5 classes, and the number 1 class is Pisces, and number 2 are amphibians, and number 3 are the reptiles, group of crawlers, and then we have aves, the group of birds, and then the mammals. तो ये हो गए मेरे पास 5 ग्रुप्स किसके? वर्टिब्रेट्स के. और अब किसको स्टडी करने वाले हैं? पाइसेस को. यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि जो पाइसेस है इसको हम आम जुबान में फिशेस कहते हैं. और अगर आप फिशेस का इकोसिस्टम देखें या आप लोग फिशेस का हैबिटेट फाइंड करें तो आप लोगों को इनसे मिलने के लिए वाटर में जाना पड़ेगा. लिहाजा हम इसे कहते हैं कि दे आर एक्वेटिक व्हाट एनिमल्स. ये तो पानी में रहते हैं, राइट. नाउ इफ यू वांट टू से कि दे हैव गॉट अ स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आंसर इज यस. नेम ऑफ देयर respiratory surface, name of their respiratory organ or the surface is gills, right. अब अगर आप लोग efficiency के लिहाज से बात करें तो gills are the most efficient respiratory organs in aquatic environment. अब देखना ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाले गिल्स हमारी किसी भी फिश में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. सो वी वांट टू यूज द टर्म अक्रेंस कि ये वाले गिल्स की अक्रेंस कहाँ है. तो बात फिर वही आ जाएगी कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने हैं इसके पार्ट्स. लुक एट दिस. इफ इट इज अ फिश, it is something like a fish. It has got some fins over here, something like it. So it is a very smiling fish, you know, and it has got an eye over here. तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस फिश के भी 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 समथिंग लाइक इट, ये वाला एक पार्ट है, वी कॉल इट एज हेड, एंड देन इट्स मेन बॉडी समथिंग लाइक इट के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वी कॉल इट एज ट्रंक. और जो इसका लास्ट पार्ट है वी कॉल इट एज व्हाट? टेल. तो हेड, ट्रंक एंड टेल, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड यू नो वेरी वेल कि अगर ये लेटरली कंप्रेस्ड फिश है तो इसका अगर मैं किसी भी पॉइंट से सेक्शन कट करूंगा तो वो सेक्शन मुझे ऐसा नजर आएगा, ऐसा, समथिंग लाइक.
ये लेटरली कॉम्प्रेस्ड है, इसको मैंने साइडों से कॉम्प्रेस किया हुआ है। ये किसी भी पॉइंट से सेक्शन कट करेंगे तो ऐसा नजर आएगा। अब हम इसी पर्टिकुलर फिश को कैसे ड्रॉ करते हैं, डॉर्सोवेंट्रली। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको डायरेक्शंस का जरूर पता होना चाहिए। अब मैं इस पर्टिकुलर फिश को डॉर्सल व्यू से ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। तो डॉर्सल व्यू में आप लोगों को इसकी टेल बहुत पतली सी नजर आएगी ऐसे व्यू से, और आपको इसकी आईज जाहिर है छोटी छोटी सी बाहर बल्ज नजर आएंगी, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट, और माउथ में नजर नहीं आएगा। और ये जो मेरे पास जोन है, दिस इज जोन ऑफ हेड, और ये जो सारा जोन है ये मेरे पास कहलाएगा जाहिर है ट्रंक, और ये टेल। लुक एट दिस कि ये उसका डॉर्सल व्यू है, ये मुझे टॉप से नजर आ रही है। तो जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं तो जाहिर है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसकी ये वाली साइड है और एक इसकी ये वाली साइड है, दो साइड्स हैं इसकी। इट इज कॉम्प्रेस्ड। ये जो लाइंस है, ये लाइन इसके कहीं यहां से पास हो रही है सेंटर से, और जो लाइंस मैंने यहां ड्रॉ की हैं दे आर समवेयर हियर। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को इस व्यू से देख रहे टॉप से, दिस इज डॉर्सल व्यू। अब ये जो मेरे पास गिल्स हैं, दे आर लाइंग एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड ट्रंक, समथिंग लाइक इट, कि ये कहीं यहां पे पाए जा रहे हैं। गिल्स आर लाइंग समवेयर हियर, राइट, एंड सेम ऑन द अदर हैंड। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास गिल्स 4 to 5 होते हैं, 4 to 5, and definitely pairs, and if you look at their positions so they are lateral in position, side पर होते हैं on pharyngeal region, pharyngeal region, right। अब ये वाली डायग्राम अगर मैं यहां पे देखूंगा तो वो मुझे कुछ ऐसी नजर आएगी, 1 2 3 4 5, दे में भी 4 to 5। अगली बात मेरे पास ये है कि स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि जो मेरे पास फिशेस हैं, फिशेस, उनकी दो मेन टाइप्स हैं। वन ऑफ देम वर व्हाट, कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, और कॉन्ड्रिक्थिस का नाम मतलब क्या था, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस, जिनके अंदर जो हड्डी है वो सख्त नहीं है बल्कि मेरे कान की तरह से सॉफ्ट है, कार्टिलेज की बनी। एंड अदर वन वर व्हाट, ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, और ऑस्टिक्थिस का मतलब होता है, और ऑस्टिक्थिस का मतलब होता है बोनी फिशेस, कि दे हैव गॉट अ प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम। एक तो इनको डिमार्केट करने का, डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि मैं देखूं उनके पास जो सेंट्रल बोन है, मीन जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो किस चीज का बना हुआ है। अगर तो वो कार्टिलेज का बना हुआ है तो वो कॉन्ड्रिक्थिस है, और अगर ये प्रॉपर वर्टिब्री का बना हुआ है तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं कि ऑस्टिक्थिस है। प्लस दूसरी बात स्टूडेंट्स मेरे पास ये है कि अगर ये हुई कॉन्ट्रिक्थिस तो आप लोगों को ये वाले गिल्स अंदर बाहर से नजर आएंगे प्रॉपर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर ये हुई मेरे पास क्या, ऑस्टिक्थिस, अगर ये हुई क्या ऑस्टिक्थिस मींस बोनी फिशेस हुई, तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ऐसी ट्रायंगुलर सी बोन नजर आती है हमें, जो इन पर्टिकुलर गिल्स को कवर करके रखती है, राइट। दैट पर्टिकुलर बोनी फ्लैप that is used to hide what, the gills, because the gills are very very delicate structures, so they are more better adapted than the condyctis, right। इस पर्टिकुलर बोनी फ्लैप को हम नाम देते हैं what, operculum, 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 right, it is a bony flap। अब ये जो बोनी फ्लैप है ये बेसिकली एक कैविटी के ऊपर है
जिसके अंदर गिल्स रखे हुए थे। आइए इसको डॉर्सल व्यू से समझते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक कैविटी थी, 1 2 3 समथिंग लाइक इट, एक कैविटी थी। सिमिलरली एक कैविटी यहाँ थी, इस कैविटी के ऊपर कोई फ्लैप नहीं था। क्या था स्टूडेंट्स? कोई फ्लैप नहीं था, राइट। इसका नाम था ब्रोंकियल कैविटी। इस ब्रोंकियल कैविटी के अंदर आत्रा ने क्या किया? गिल्स रखे और फिर इन पर्टिकुलर गिल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए एक ऐसी मूवेबल क्या लगा दी? कवरिंग लगा दी। दिस वेरी कवरिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? ओपर्कुलम, राइट। तो ये है हमारे पास एनाटॉमी उस पर्टिकुलर रीजन की कि जिसमें हमारे गिल्स लाई करते हैं। अब होता क्या हमारे डियर स्टूडेंट्स कि व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर फिश मूव्स राइट इन द वाटर, तो इट रियली एनगल्फ व्हाट? वाटर। तो वाटर जो है वो क्या करेगा कि वो इसके मुंह शरीफ से अंदर एंटर होगा, समथिंग लाइक इट, इसके अंदर एंटर होगा, मीन इस पॉइंट से एंटर होगा। इस पॉइंट से एंटर होने के बाद वो बकल कैविटी में जाएगा और बकल कैविटी में से गुजरने के बाद वो इस फेरेंजियल रीजन में आ जाएगा, राइट। और फेरेंजियल रीजन में आने के बाद इसके इनर साइड पे क्या है? होल्स। तो उन होल्स में से वाटर कहाँ मूव करेगा? इन पर्टिकुलर गिल्स के ऊपर से गुजरेगा और जब ये अपना मुंह को बंद करेगी, अपनी बगल कैविटी को प्रेस करेगी, तो वाटर इन पर्टिकुलर ओपर्कुलम को साइड पे करते हुए यहां से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द रूट, दिस इज द चैनल कि वाटर किस किस तरीके से मूव करेगा। आइए उसके लिए हमें फ्लो चार्ट बनाते हैं। नंबर 1 मेरे पास ये वाटर है, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? जाहिर है उसकी बकल कैविटी में जाएगा और बकल कैविटी से ये उसके फेरेंजियल रीजन में चला जाएगा और फेरेंजियल रीजन से ये चला जाएगा उसके लेरेंजियल रीजन में और लेरेंजियल रीजन में जाने के बाद इट विल गो टू व्हाट? ये किस में चला जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल गो टू द ब्रोंकियल कैविटी और ब्रोंकियल कैविटी से इट विल पास ओवर द गिल्स, ये गिल्स से गुजरेगा और गिल्स से गुजरने के बाद ये ओपर्कुलम को साइड पे प्रेस करेगा। ओपर्कुलम को साइड से प्रेस करने के बाद इट विल जस्ट गो आउट और लीव द बॉडी ऑफ फिश, ये फिश की बॉडी में से बाहर चला जाएगा। तो ये है वो रास्ता जो पानी ऑप्ट करता है। अब हम करेंगे क्या कि हम इस पर्टिकुलर फिश की एक लेटरल डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर गिल्स के अंदर ब्लड कैसे एंटर होता है, वाटर कैसे एंटर होता है, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। इस पर्पज के लिए मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। नाउ लुक एट दिस, ये मेरे पास एक फिश है, दिस इज अ फिश, राइट। और इस पर्टिकुलर फिश की जाहिर है ये ऊपर वाली साइड है, मैं इसे बोल रहा हूं डॉर्सल, राइट। और ये उसकी नीचे वाली साइड है। बिल्कुल आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने बिल्कुल याद रखा हुआ है इस चीज को कि वी कॉल दिस साइड एज वेंट्रल, वो डॉर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इसकी बॉडी के अंदर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड आर्टरीज, कैपिलरीज और सिर्फ वेन्स में रहता है, बाहर नहीं आता। अगर ब्लड आर्टरीज देन कैपिलरीज और वेन्स के अंदर ही फ्लो करता रहे तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो हार्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स सिंगल सर्किट हार्ट, सिंगल सर्किट हार्ट। इस पर्टिकुलर हार्ट को मैंने डेलिबरेटली ब्लू से लिखा है ताकि मैं आपको ये बताऊं कि ये एक वीनस हार्ट है और वीनस हार्ट का मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू रिसीव एंड पंप, इट इज गोइंग टू रिसीव एंड पंप व्हाट?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको लेके आएगा, राइट। अगर ये वाला हार्ट वीनस ब्लड है, सॉरी वीनस हार्ट है, तो जाहिर है क्या करेगा कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। इट इज गोइंग टू रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेरियस पार्ट में से रिसीव करने के बाद ये ब्लड किस में आ जाएगा, जाहिर है हार्ट में। तो आपने ये देखा कि इस पर्टिकुलर फिश का जो हार्ट है, इट इज लाइंग ऑन द वेंट्रल साइड, तो इस लिहाज से मैं इसके हार्ट को वेंट्रल हार्ट भी कह सकता हूं, बिकॉज इट इज लाइंग एट द बेस, नीचे वाली साइड पर है। अब इस पर्टिकुलर हार्ट पे जो ब्लड आएगा वो फिर इसके डिफरेंट चेंबर्स में से होता होता किस में डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली इनटू वेंट्रल एओर्टा। अब देखो आमतौर पे एओर्टा में क्या होता है, प्योर ब्लड, लेकिन ये चूंकि वीनस हार्ट है तो इस पर्टिकुलर हार्ट के वेंट्रल एओर्टा में जो ब्लड है वो भी कैसा है, ब्लू, ब्लू से लिख रहा हूं मैं, इम्प्योर ब्लड है ये। अब ये वाली जो एओर्टा है ये रेमिफाई होगी दोनों साइडों पर, यानी कि अगर ये मेरे पास वेंट्रल एओर्टा है तो इसमें से ब्लड लेफ्ट साइड पे भी जा रहा है और इसमें से ब्लड राइट साइड पे भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। अगर ये वेंट्रल एओर्टा है तो फिश का जो क्रॉस सेक्शन है वो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। ये कौन सा रीजन है, जाहिर है ट्रंक रीजन है, और इस ट्रंक रीजन में आपको पता है कि यहां पे क्या प्रेजेंट है, गिल्स, राइट। ये मेरे पास एक गिल है फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास एक दूसरा गिल है। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर गिल के दोनों तरफ ये वाली ब्लड वेसल मूव करेगी इस तरह से और इस तरह से, एंड सेम इज अ केस हियर, इस तरह से और फिर इस तरह से। जाहिर है इस पर्टिकुलर गिल का काम क्या है कि ये इधर से आने वाले इम्प्योर ब्लड के साथ क्या करे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करे, यानी कि ये वाले गिल CO2 अपने पास रख लें और इस पर्टिकुलर ब्लड को क्या कर दें, ऑक्सीजनेट। तो देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे कि आहिस्ता आहिस्ता ये वाली ब्लड वेसल्स जो मैंने क्या की थी, ब्लू ड्रॉ की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रेड होना शुरू हो गई हैं, समथिंग लाइक इट, समथिंग लाइक इट। और टाइम विल कम कि जब ये बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, रेड हो जाएंगी। तो सेम इज अ केस हियर, यहाँ पे भी ये रेड होना शुरू हुई, यहाँ से रेड होना शुरू हुई और इवेंचुअली ये रेड हो गई और दरमियान में मिल गई, और मिलने के बाद उन्होंने एक ब्लड वेसल टॉप पे बना ली, समथिंग लाइक इट। एंड दैट वी ब्लड वेसल दैट इज लाइंग एट द टॉप इज कॉल्ड एज डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल ब्लड वेसल, राइट। तो यहां पे एक सिंगल सर्किट हार्ट है, ये मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, एक सिंगल सर्किट हार्ट। ये सिंगल सर्किट हार्ट क्या कर रहा है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से वीनस ब्लड लेता है, उसको एओर्टा में डाल देता है, और जो एओर्टा है वो क्या करेगी, वो दोनों साइड पे अपनी ब्रांचेस प्रोवाइड करेगी और वो ब्रांचेस अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई करेंगी टू द गिल्स, और जो गिल्स हैं वो जाहिर है क्या करेंगे कि वो CO2 यहाँ से बाहर निकलवा देंगे और जो ऑक्सीजन है उसको आहिस्ता 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 ब्लड में डालते रहेंगे, और टाइम विल कम जबकि जो ब्लड है वो O2 रिच हो जाएगा, और ये O2 रिच ब्लड इवेंचुअली दोनों तरफ की एओर्टा से कंबाइन होकर क्या बना लेगा, डॉर्सल एओर्टा बना लेगा, डॉर्सल ब्लड वेसल बना लेगा। और ये वाली डॉर्सल ब्लड वेसल फिर नॉट ओनली ब्लड सप्लाई करेगी टू द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो टू द पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो यहाँ कहीं हमारे पास क्या थे, गिल्स, और इन गिल्स ने बेसिकली क्या किया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपना रोल प्ले किया। तो ये तो था हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ गॉड कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से ब्लड आता है, गिल्स के अंदर एक्सचेंज होता है, प्योरीफाई होता है, और प्योरीफाई होने के बाद दोबारा से उन्हीं बॉडी पार्ट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दोबारा से प्योर ब्लड होता है, वो वाला इम्प्योर ब्लड दोबारा से वेंट्रल हार्ट में आता है या वीनस हार्ट में आता है, वहाँ से ये दोबारा से एओर्टा में कन्वर्ट होता है, और जो एओर्टा है वो ब्लड को गिल्स में भेजती है फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन,
और पेयर होने के बाद ये दोबारा से बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। ये तो था हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ गॉड। अब देखना ये है कि अल्लाह ताला ने कौन कौन से एडवांस फीचर इन गिल्स को दिए हैं। तो लेट्स मूव टू द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। तो आप क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप लुक एट दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, यू कैन सी कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ब्राइट रेड खिले खिले से रेड कलर के नजर आ रहे हैं गिल्स। अब आप देखें कि आप लोगों को ये वाले गिल्स जिस पर्टिकुलर आर्च से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिल आर्च। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको नजर आएगा कि ये कोई ऐसी बोन है, इस तरह की बोन है, एंड वी नेम दिस पर्टिकुलर बोन एज व्हाट, गिल आर्च। हम इसे क्या बोलते हैं, गिल आर्च। अब इस पर्टिकुलर गिल आर्च के साथ क्या अटैच है मेरे पास, गिल रैकर्स। लुक एट दिस, ये वाले गिल रैकर्स है, ये और ये और ये। आपको पता है रैक क्या होता है, एक वो वाली चीज जिसके अंदर मैं बुक्स रख सकूं, जिसके साथ मैं किसी चीज को अरेंज कर सकूं। मुमकिन है वो मेरे बर्तन वाला रैक हो, मुमकिन है मेरे शूज वाला रैक हो, मुमकिन है मेरी बुक्स वाला रैक हो, वट एवर रैक होता है। अब इस पर्टिकुलर रैक के दोनों साइड्स पे बहुत ही फाइन एक्सटेंशन हैं जो आप लोगों को बेसिकली इस डायग्राम में नजर आ रही हैं, और इन पर्टिकुलर एक्सटेंशंस को हम लोग नाम कह देते हैं गिल लैमेली। राइट, हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स गिल लैमेली। ये दोनों तरफ ही होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों की ईज के लिए मैंने इसको एक तरफ ड्रॉ किया हुआ है। तो दीज पर्टिकुलर फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज गिल लैमेली। राइट, तो लैमेली का मतलब है बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर। अब ये जो मेरे पास गिल लैमेली आपको पर्टिकुलर इस डायग्राम में बहुत खुले हुए नजर आ रहे हैं। इसकी रीजन ये है कि ये वाली डायग्राम हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड कैमरा के साथ वाटर में शूट की है। व्हेन द प्रेशर इनसाइड thoracic cavity increases on water, this particular water will exert a force on this particular gill lamellae and they will move apart. अब गिल लैमेली को डिजाइन करने के पीछे जो सबसे बड़ी आर्किटेक्चर है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गिल लैमेली को यहाँ पे इसे डिजाइन किया है ताकि यहाँ पे मैसिव सरफेस एरिया बन जाए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मैसिव सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया हो गया है। मैंने कल भी आपको ये वाली बात समझाई थी कि अगर एक मेरे पास ये सिंपल लाइन है, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, अगर मैं इसमें 2 ब्रांचेस बना दूं सरफेस एरिया और ज़्यादा हो जाएगा, और अगर मैं इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बना दूंगा तो सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। तो सेम इज आर्किटेक्चर ऑफ गॉड। बेसिकली नेचर इज मेकिंग लैमेली टू इंक्रीज द एक्सटेंसिव एरिया ट्रिमेंडसली फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैस। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर फिश को इस पानी से बाहर निकाल दूं तो क्या होगा, इंटरनल वाटर का प्रेशर ड्रॉप होगा और ये वाले जो लैमेली हैं ये फॉर्म कोलैप्स हो जाएंगे। और इनके कोलैप्स होने का मतलब मेरे पास ये होगा कि ये आपस में चिपक गए हैं। जब ये आपस में चिपक गए हैं तो इट इज समथिंग लाइक अ क्लोज्ड बुक, ये किसी क्लोज बुक की तरह हो गए। तो जो ही वो वाली बुक क्लोज होगी तो कॉमन सेंस की बात ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में फिर एक्सचेंज नहीं होगा। दैट्स वाई कि ये वाला ऑर्गन जिसे मैं गिल बोलता हूँ इट इज बेस्ट डिजाइन फॉर एक्वेटिक मीडियम, लेकिन जो ही ये वाली फिश पानी से बाहर आएगी तो दैट पर्टिकुलर बुक विल बी एक्टिंग एज अ क्लोज्ड बुक। तो अब उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज मिनिमाइज हो जाएगा और ये बहुत तेजी से इसकी डेथ हो जाएगी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाली डायग्राम, ये वाला इमेज हमने अंडर वाटर शूट किया है। राइट, अब हम बात ये करेंगे कि आप लोगों के जो सिलेबस का पार्ट है वो ये है कि नंबर 1 कि जब ये वाली फिश अपने मुंह को ओपन करेगी तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को अपने मुंह के अंदर लेके चली जाएगी, फिर अपने मुंह को बंद कर लेगी। जब अपने मुंह को बंद करेगी तो अपनी बकल कैविटी को प्रेस करेगी। बकल कैविटी को प्रेस करने से क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगी एंड इट विल फोर्स द वाटर बैकवर्ड। जब ये बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगी फोर्स, तो ये पहुंच जाएगी कौन से में, ब्रैंकियल रीजन में। ब्रैंकियल रीजन में क्या होगा, वाटर विल फोर्स लिटरली साइडों की तरफ निकल जाएगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे दिस पर्टिकुलर गिल लैमेली दे विल बी वाइड ओपन, और ये वाइड ओपन होने के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। आप जरा इस बात को, आखिरी बात को गौर से समझें कि अगर मैंने एक्सचेंज करवाना है तो एक्सचेंज किस तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक
फ्लो है किसका, ब्लड का। चलिए मैं इसको ब्लैक से वाटर की बात कर लेता हूँ, राइट। और ये जो मेरे पास रेड है ये क्या है, ये ब्लड फर्स्ट कर लेते हैं, राइट। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि जो वाटर के फ्लो की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, वो क्या है स्टूडेंट्स, इस तरफ है, और जो मेरे पास ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो फिर जो एक्सचेंज रेट है गैसेस का वो बहुत कम होगा, और जो ही गैसेस का ग्रेडियंट खत्म होगा तो एक्सचेंज भी मिनिमम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कि अगर मेरा यहाँ पे से वो क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है इस पर्टिकुलर वाटर में, से इट इज 9, then it is 8, then it is 7, then it is 6, then it is 5, then 4 for 3. See, direction of the movement of water is from the top to the bottom. ऊपर से नीचे की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, मैक्सिमम हाई, राइट। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वाटर आ रहा है वो भी लीस्ट सेचुरेशन के साथ है। जो मेरा ब्लड है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, लीस्ट से हम लगा लेते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गई मेरे पास 3, ऐसा सा बढ़ना शुरू हुई 4, देन 5 एंड देन 6। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट इज वेरी स्टीप, बिकॉज यहाँ पे 9 है यहाँ पे 3, तो ऑक्सीजन बहुत तेजी से इसमें मूव कर जाएगी। यहाँ पे 8 है यहाँ पे 4 बहुत तेजी से मूव कर जाएगी, यहाँ से बहुत तेजी से मूव करेगी। लेकिन आप जरा ये सोचें कि क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है वो जीरो नहीं हो गया? तो आप कहेंगे यस सर, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन 6 है, तो ग्रेडियंट खत्म हो गया। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर गिल लैमेली का ऊपर वाला हाफ तो एक्सचेंज में इस्तेमाल हुआ, तो नीचे वाला हाफ है वो तो यूजलेस हो गया। लेकिन नेचर ने इसको डिजाइन किस लिए किया था, टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज। इस पर्पज के लिए नेचर ने एक और आर्किटेक्चर सोची। वो आर्किटेक्चर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट फ्लो। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, काउंटर करंट फ्लो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब ब्लड फ्लो की डायरेक्शन और वाटर फ्लो की डायरेक्शन सेम नहीं है। लुक एट दिस, इफ ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो मेरा ब्लड है इट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, राइट। अब देखते हैं कि अगर मेरे वाटर में यहां ऑक्सीजन 9 है और यहाँ फॉर एग्जाम्पल 8 है, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, और वाटर भी इसी तरह मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। मीन टू से water with the higher concentration of oxygen is in, you can say, connection with the highest concentration of oxygen in the blood. अब यहाँ पे मान रहा हूं मैं कि ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 7, यहाँ 7, यहाँ पे 6, यहाँ 5। लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पे पूरे का पूरा सरफेस एरिया इस्तेमाल हो रहा है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो काउंटर करंट फ्लो अल्लाह ताला ने इंश्योर किया, और काउंटर करंट फ्लो की वजह से मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ बिटवीन द वाटर एंड द ब्लड, और ब्लड पूरे तरीके से सैचुरेट होने के बाद अब कहाँ मूव करेगा, ज़ाहिर है टूवर्ड्स द डॉर्सल एओर्टा, और डॉर्सल एओर्टा ब्लड को सप्लाई करेगी टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ व्हाट, फिशेस। उसमें आप लोगों को जो बात बहुत माइंड में रखनी है, बहुत गौर से ध्यान से सुननी है, वो क्या है स्टूडेंट्स, कि इसमें सिंगल सर्किट हार्ट है। नंबर 2 इसके अंदर वेंट्रल एओर्टा है, दैट इज प्रोवाइडिंग इम्प्योर ब्लड। एंड नंबर 3 इसके पास डॉर्सल एओर्टा है, दैट इज प्रोवाइडिंग प्योर ब्लड। और गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो बेस्ट ऑर्गन एक्वाटिक मीडियम है दैट इज द गिल्स, और गिल्स अल्लाह ने अटैच किए हुए एक खास आर्च्ड बोन के साथ, उसे हम बोलते हैं व्हाट, गिल आर्चेस। और गिल आर्चेस के साथ अटैच होते हैं गिल रैकेट्स, और उनके साथ अटैच होते हैं गिल लैमेली। और गिल लैमेली आर एक्सटेंसिवली फोल्डेड एरियाज जो बेसिकली एक्सचेंज हो गया कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सो दैट्स इट। Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, how are you? Hope you all will be very fine, and we want to
start our lecture with the very beautiful dua of the Holy Prophet, Rabbi Zidni Ilma. And my dear students, you know very well we have started chapter 13, and in the last lecture we finished respiration in what? Fishes. And today we want to discuss respiration in another very interesting group of organisms known as what? Amphibians. Amphibians क्या होते हैं? Anybody can tell me? Oh yes, organism that can live at the junction of water and land. They are called as amphibians. आए हम इन्हीं amphibians की respiration को डिटेल से डिस्कस करते हैं. Yes my dear students, आप लोगों के लिए मैं अगेन एक बात को रीइंफोर्स कर रहा हूं कि हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स को 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर दिया था. अगर आपको याद हो तो उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइसेस. और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम पाइसेस को फिशेस बोलते हैं, राइट? और उसके बाद जो मेरा सेकेंड ग्रुप है हम उसे नाम कह देते हैं एम्फीबियंस. राइट? अब इस एम्फीबियंस में 3 एग्जाम्पल्स आप बड़ी आसानी से कोट कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फ्रॉग्स, other one are called as toads, and last one are called as salamanders. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे एम्फीबियंस के. देन जो आपके पास नेक्स्ट ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? reptiles, and the class is called as reptilia, represented by crocodiles and for example snakes, and usually we call them as what? Crawlers. हम उन्हें crawlers के नाम से जानते हैं. Then another very famous group, and that very group is known as aves. और यू नो वेरी वेल कि हम एव्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बर्ड्स. एव्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे आर कॉल्ड एज मैमल्स. लास्ट टाइम हम लोगों ने पाइसेस के बारे में डिस्कस किया था डिटेल के साथ कि उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से और कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास को हमने ये डिस्कस कर लिया था और आज हम ये वाली क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, मीन्स एम्फीबियंस. तो ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स एम्फीबियंस हैं, जैसे मैंने पहले बोला आप लोगों को कि इसमें हम फ्रॉग्स और टोड्स और सैलमेंडर्स की बातें करते हैं. तो इसके अंदर हम देखेंगे किसको? रेस्पिरेशन. इन ऑर्गेनिज्म में जो बातें आपको नोट करनी है वो क्या है? नंबर 1 कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स लिव एट द जंक्शन ऑफ लैंड एंड वाटर. लैंड एंड वाटर. वो लोग जो एवोल्यूशन पे बिलीव रखते हैं उनका मानना ये है कि बेसिकली इन लोगों ने पानी को छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता वो फीचर डेवलप करना शुरू किए दैट वर यूजफुल टू इनहेल एंड एक्सहेल in land, right? So these organisms, they can live successfully, they can respire successfully not only on the land but also in the water, rather not only in the water but also on the land. ठीक है? अब हमें देखना ये है कि वो वाले 5 फीचर्स जो किसी सरफेस को रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज दे सकते थे, बहुत क्विकली आप लोगों ने वो अपने माइंड में रिकॉल करें कि what were the 5 properties of respiratory surface or respiratory surface. Both are valid terminologies. Rather, respiratory is more valid term, right? So वो 5 प्रॉपर्टीज अपने माइंड में रखें.
और इन प्रॉपर्टीज को अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मुझे ये एम्फीबियन में मीन्स फ्रॉग में कितनी जगह नजर आती हैं, तो आंसर इस 3 जगहों पे। 3 जगहों पे मुझे रेस्पिरेटरी लाइनिंग या सरफेस नजर आती है, किसमें? फ्रॉग में। नंबर वन इज इन ब्यूकोफ्रंजियल रीजन, इन ब्यूकोफेरेंजियल रीजन। जब मैं वर्ड यूज करता हूं ब्यूकोफेरेंजियल रीजन, इसका मतलब यह है कि जाहिर है इसमें इन्वॉल्व है बगल कैविटी, और इसमें दूसरी चीज कौन सी इन्वॉल्व है माय डियर स्टूडेंट्स? नंबर 2 इज लंग्स, एंड नंबर 3 इज स्किन, राइट? वो वाली रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है उससे हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जिसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, लास्ट लेक्चर याद करें मैंने क्या बोला था कि जिसमें स्किन इन्वॉल्व होगी उसे हम नाम देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके स्पेल बड़े इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने इसको माइंड में रखना है। सो 3 जगहों पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है इन केस ऑफ एम्फीबियंस, बट वाई? सवाल ये हमारे डियर स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? लंग्स, एंड लंग्स आर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ माय बॉडी इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन, एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गन इज वेरी वेरी एफिशिएंट। भाई लंग्स तो हमने लिखा कि हमारे इस फ्रॉग में भी है, यू कैन सी ओवर हियर। अगर इनके लंग्स, इनकी बॉडी में सॉरी लंग्स प्रेजेंट हैं, तो फिर स्किन रेस्पिरेशन का रोल क्यों प्ले कर रही है और मेरी बगल कैविटी रेस्पिरेशन का रोल क्यों प्ले कर रही है? राइट, फ्रॉग की बगल कैविटी रेस्पिरेशन का रोल क्यों प्ले कर रही है? तो आए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इमेज को देखते हैं। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फ्रॉग को डायसेक्ट किया, और डायसेक्ट करने के बाद हमने उनके लंग्स को इन्फ्लेट किया, इन्फ्लेट करने के बाद हमने उसकी डायग्राम तस्वीर खींची। लुक एट दिस इमेज, वंडरफुल इमेज। इस सबको क्या नजर आ रहा है कि इनके लंग्स दे आर नॉट दैट मल्टीसेलुलर बट दे आर जस्ट लाइक अ बैलून। अब आप इमेजिन ये करें कि एक बैलून की वॉल में कितने सेल हो सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर बैलून की लाइनिंग में कितनी ब्लड कैपिलरीज हो सकती हैं, राइट? अगर आपको लास्ट टाइम जो मैंने स्टेटमेंट आपको दी थी, अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट याद हो तो हम चलते हैं एक ड्राइंग की तरफ प्रीवियस बोर्ड पे। लुक एट दिस। अगर ये मेरे पास एक लंग्स है माय डियर स्टूडेंट, ये वाला लंग्स है, दिस इज अ लंग्स। अगर मैं इस पर्टिकुलर लंग्स के एरिया को देखूं तो इट इज वेरी स्कार्स, ये बहुत कम। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर पार्टीशंस लगा दूं इस तरह वाली, ऐसी ऐसी ऐसी, राइट, या ये समझ लें कि मैंने इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को मैंने इस तरह की फोल्ड्स में थ्रो कर दिया है, ऐसे ऐसे। तो ज़ाहिर जब मैं इसको ज़्यादा फोल्ड कर दूंगा तो इसका जो रेस्पिरेटरी एरिया है वो क्या करेगा? ज़्यादा हो जाएगा। और सेम इज द केस, अगर मैं इस सब से भी इसको फोल्ड कर दूं तो इस सब का रेस्पिरेटरी एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा केस हमारे फ्रॉग में नहीं है। फ्रॉग की जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, ऐसे। देयर इज नो पार्टीशन, नो मोर डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज जस्ट अ सैक, एंड दिस पर्टिकुलर सैक इज प्रोवाइडेड विद व्हाट? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो मेरे पास बहुत कम है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाले लंग्स हमारी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होने के बावजूद इस पर्टिकुलर हाईली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। एक तो मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद हम दोबारा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं एक और इमेज। नाउ लुक एट दिस इमेज। दिस इमेज इज शोइंग what the internal structure of the heart। अब इसमें आपको नजर आ रहा है
कि देयर आर 2 एट्रिया, हमारे पास 2 एट्रिया हैं और इसके अंदर जो वेंट्रिकल है ये एक है। अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि इस तरह से जब 2 एट्रिया 2 डिफरेंट किस्म के ब्लड को एक ही ब्लड में पंप, एक ही चेंबर में पंप करते हैं, जो सब वेंट्रिकल बोल रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या होता है कि 2 टाइप का ब्लड मिक्स हो जाता है। इट इज अनदर फ्लॉ इन द एनाटॉमी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, राइट। यानी कि पहली बात है कि जो ब्लड है वो पूरी तरह सैचुरेट नहीं हो रहा, और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो ब्लड है वो हार्ट में आके मिक्स हो रहा है। इस तरह से उनकी जो पल्मोनरी और वेस्कुलर एक्टिविटी है वो क्या हो गई, लो लेवल पे चली गई, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन दो वजूहात की बिना पे अल्लाह ने क्या किया, उनको कैसे कॉम्पनसेट किया, उनको रेस्पायर करने के लिए एक से ज्यादा ऑर्गन दे दिए, राइट। और यू नो वेरी वेल कि हम वापस चलते हैं प्रीवियस बोर्ड पे, तो हमने क्या देखा था माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास अब 3 किस्म के ऑर्गन होंगे। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज बकल कैविटी, अदर वन इज कॉल्ड एज लंग्स एंड लास्ट इज कॉल्ड एज स्किन। तो इन 3 चीजों से अब फ्रॉग सांस ले रहे हैं। क्यों एब्नॉर्मलिटी आई, उनके लंग्स बहुत अच्छे नहीं हैं, और नंबर 2 उनका जो 2 किस्म का ब्लड है वो जाके हमारे वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है। इस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए अल्लाह ताला ने 3 जगहों से सांस लेने की सलाहियत दे दी, बट दे आर वेरी एक्टिव, दे कैन डू एनीथिंग लाइक यू, despite of the fact they don't have that much efficient lungs as you have got, but they are living very efficiently. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये कि इन पर्टिकुलर चीजों में सांस कैसे कैसे लिया जा सकता है। So let's move to the next half of the word. Look at this. अब आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें। इस वीडियो में क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस ऑर्गेनिज्म के आपको नजर आ रही है नॉस्ट्रल्स, जैसे आप लोगों का नोज है वैसे ही इस ऑर्गेनिज्म के नॉस्ट्रल्स है। लुक एट दिस, हाउ क्विकली दे आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग देमसेल्फ। कितनी तेजी से ये खुल रही है और कितनी तेजी से ये बंद हो रहे हैं, राइट। और इस प्रोसेस के दौरान में जरा आप बकल कैविटी को देखें इस पर्टिकुलर फ्रॉग की, तो नीचे वाली साइड से ये बहुत तेजी से अप एंड डाउन भी मूव कर रहे, राइट। ये एक उसका क्या है, रेस्पिरेटरी अपरेटस है। इस रेस्पिरेटरी अपरेटस की जो लाइनिंग है, इट इज लाइंड विद ऑफ कोर्स वेरी रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, प्लस ये एक उसका वो वाला चेंबर के तौर पे काम करे जैसे कि हमारा निजल चेंबर है, यूं समझ लें। और इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन में 3 फेजेस इन्वॉल्व हैं, राइट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अभी से आप लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स को यूज करना पड़ेगा। और फिजिक्स में आप लोगों ने क्या यूज किया था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये पढ़ा था आप लोगों ने, आप इसे वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एरिया भी कह सकते हैं। मीन टू से कि अगर आप लोगों के पास ये एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और एक मेरे पास ये ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल दिस वन, तो जाहिर है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसका जो एरिया है इट इज डेफिनेटली लेसर, एरिया इसका कम है। किस ट्रायंगल की निस्बत, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का जो एरिया है ये डेफिनेटली क्या है, ज्यादा, राइट। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये मैंने ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द बकल कैविटी, राइट। जब एरिया ज्यादा होगा तो डेफिनेटली प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जब एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यही वाला फिनोमेना इस्तेमाल कर रही है फ्रॉग की बकल कैविटी। किस पर्पस के लिए, गैस को इनहेल करने के लिए और एक्सहेल करने के लिए। मीन टू से कि जब ये वाला फ्रॉग अपनी नेजल कैविटी में अपने नॉस्ट्रिल्स में से गैस को अंदर लेके आना चाहता है तो ये वाला प्रोसेस होता है। ये है उसकी, समझ लें, एक किस्म की इनहेलेशन। ये कैसे, इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया की, इट इज नॉट इनहेलेशन, समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एरिया में एयर कैसे जाएगी। दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज टू सक द एयर। ये ऑर्गेनिज्म इसको सक करेगा। सक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर है इसे इस पर्टिकुलर नॉस्ट्रिल को ओपन करना पड़ेगा। लिखते हैं इसके बारे में कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स दे आर ओपन,
नॉस्ट्रिल्स आर ओपन। दूसरी बात मेरे पास क्या है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर फ्लोर को, जो बगल कैविटी का फ्लोर है, आई हैव टू लोअर इट डाउन, नीचे करना पड़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। तो फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी मूव्स डाउन, ये नीचे की तरफ को मूव कर जाता है, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ। एंड दीज टू थिंग्स दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द एरिया और वॉल्यूम ऑफ द बकल कैविटी, सो एयर विल बी टेकन इन। अब ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज एस्पिरेशन। टेक्निकली दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एस्पिरेशन बिकॉज इस पर्टिकुलर फेज में हम सिर्फ एयर को अंदर लेके आए हैं, लेकिन इस वाले केस में ये लंग्स उसके लंग्स, ये वाली एयर उसके लंग्स में नहीं गई। हम दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इस वाले केस में जो एयर है वो सिर्फ उसकी बकल कैविटी में आई है, अभी लंग्स में नहीं गई, राइट। अब नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे कि नंबर 2 पे, ये पहला पॉइंट था, राइट। हम नंबर 2 पे स्टूडेंट्स ये करेंगे कि हम लोग अब अपने लंग्स के ओपनिंग को, ओपनिंग ऑफ द लंग्स, ओपनिंग ऑफ द लंग्स, इसको क्या कर लेंगे? ओपन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉस्ट्रिल? तो नॉस्ट्रिल्स दे आर स्टिल क्लोज। नॉस्ट्रिल क्या है स्टूडेंट्स? अभी भी क्लोज्ड है। अब हमने करना क्या है? अब हम लोगों ने एक्चुअल इंस्पिरेशन करनी है। जब मैं एक्चुअल इंस्पिरेशन की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग प्रॉपरली लंग्स के अंदर लेकर जा रहे हैं किसको? ऑक्सीजन रिच एयर को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर है मुझे इस पर्टिकुलर कैविटी के ऊपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला है? इस पॉइंट पे मैंने अब इसको क्लोज कर दिया, क्लोज। इसको मैंने कर दिया स्टूडेंट्स क्या? क्लोज। नॉस्ट्रिल इज क्लोज नाउ। और अब मैं इस पर्टिकुलर कैविटी को अपवर्ड मूव करूंगा और मैं इस ओपनिंग को खोल लूंगा। अब ये जो मेरे पास ओपनिंग है हमारे स्टूडेंट्स, किससे अटैच है? ये अटैच है इसके लंग्स से, राइट। तो क्या होगा कि जब ये वाली बगल कैविटी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ये वाला नॉस्ट्रिल क्लोज होगा, तो एयर हैज ओनली वन डायरेक्शन टू मूव एंड दैट इज अ बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। जब एयर इस पर्टिकुलर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो लंग्स विल बिकम इन्फ्लेटेड। तो उस वक्त लंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे? इन्फ्लेट हो जाएंगे। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनहेलेशन। सो एक्चुअल इंस्पिरेशन में लंग्स दे विल बी इन्फ्लेटेड, उनको हम क्या करेंगे? फुला लेंगे, राइट। नॉस्ट्रिल इज स्टिल क्लोज्ड एंड ओपनिंग ऑफ द लंग इज ओपन, राइट। अब हम क्या करेंगे? हम नंबर 3 फेज में गैसियस एक्सचेंज करेंगे। जाहिर है इस पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड था मेरे पास, इट विल लूज व्हाट? CO2। ये CO2 को लूज कर देगा एंड दिस पर्टिकुलर ब्लड विल गेन O2। O2 ब्लड को मिल जाएगी, CO2 ब्लड में से निकल के दोबारा पल्मोनरी कैविटी में आ जाएगी। अब बात क्या है कि हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए हमें रिवर्स प्रोसेस ही ऑपरेट करना पड़ेगा। मीन टू से क्या वो मुझे दोबारा से एक्सपायरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आई हैव टू क्लोज अ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मेरा क्लोज रहना चाहिए, नॉस्ट्रिल को क्लोज रखूंगा, एक बात। दूसरी बात कि मैं दोबारा से फ्लोर ऑफ बकल कैविटी को क्या करूंगा? लोअर करूंगा स्टूडेंट इस दफा। और अब एयर क्या करेगी? सक होगी, क्योंकि इंटरनल प्रेशर क्या हो गया? बकल कैविटी का कम हो गया। सो एयर विल बी सक्ड फ्रॉम लंग्स। ये लंग्स में से सक होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एस्पायरेशन की लास्ट फेज, क्योंकि इस केस में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये भी हमारी एस्पायरेशन कहला रही है। और इस एस्पिरेशन के दौरान में अब लोग क्या करेंगे? हम लोग लंग्स की ओपनिंग को क्लोज कर लेंगे। लंग्स की ओपनिंग को हम लोग क्या करेंगे? क्लोज। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स कि हम अब रिवर्स प्रोसेस करेंगे और फ्लोर ऑफ बकल कैविटी को रेज करेंगे। और जब बकल कैविटी का फ्लोर रेज होगा तो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द एयर, और अब हम खोल देंगे किसको? नॉस्ट्रिल्स को।
सो नॉस्ट्रिल्स विल बी ओपन, राइट। आए हम इन सारी बात को दोबारा डायग्राम बना के देखते हैं। लुक एट दिस, ये मेरे पास वही ट्रायंगल थी जो कनेक्टेड थी किसके साथ, मेरे लंग्स के साथ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास वो ट्रायंगल है जो मेरे लंग्स से अटैच। पहली बात मैंने क्या करनी है कि जो एयर, जो CO2 यहाँ पे जमा हो गई है, उस CO2 को मैंने खींचना है। जब मैं खींच रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट, जब मैं इस पर्टिकुलर एयर को इस तरफ को खींच रहा हूँ इस पॉइंट पे यहाँ पे, तो उस टाइम पे आई हैव टू लोअर, मुझे ये बगल कैविटी के फ्लोर को लोअर करना पड़ेगा। अगले फेज में जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, मीन एस्पिरेशन की रिवर्स फेज, इस वाले फेज में अब मुझे ये वाला ओपनिंग क्लोज कर देनी है और मुझे ये वाली ओपनिंग खोल देनी है, दैट इज कनेक्टेड टू द नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल्स से कनेक्टेड थी, समवेयर इज नॉस्ट्रिल। मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर फ्लोर को अब इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करवाऊंगा। जाहिर जब ये बगल कैविटी का फ्लोर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर बढ़ जाएगा और इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये CO2 रिच एयर इट विल मूव आउट, राइट। तो ये है वो प्रोसेस कि जिसके जरिए से फ्रॉग 4 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एयर को अंदर लेके जाते हैं अपने लंग्स में। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। नंबर 1 पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन है। पहले वाले केस में मैंने बगल कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना है ताकि ऑक्सीजन रिच एयर बगल कैविटी के अंदर आ सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ओपन द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स ओपन करेगा, आई नहीं, फ्रॉग विल ओपन द नॉस्ट्रिल्स and then it will close the opening of the lungs, ठीक है। it will lower the floor of buccal cavity, बगल कैविटी का फ्लोर नीचे जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एयर विल बी सक्ड इन। ये एस्पिरेशन की पहली फेज है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेंगे। नॉस्ट्रिल्स को बंद करने के बाद अब हम दोबारा से फ्लोर ऑफ बगल कैविटी को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जाहिर है उसके रिजल्ट में जो एरिया है वो या वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा एंड एयर विल बी फोर्स्ड इनटू द लंग्स बिकॉज कैविटी ओपनिंग ऑफ द लंग इज ओपन नाउ। अब थर्ड फेज होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अगली बात है फोर्थ फेज, अब हमने इस CO2 रिच एयर को बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकल सकती है, अगेन विद द हेल्प ऑफ बगल कैविटी। तो बगल कैविटी क्या करेगी, अपने आप को लोअर करेगी, अपना प्रेशर कम करेगी। सो जो एयर हमारे लंग्स में थे बी सक्ड इन, लंग्स में से CO2 रिच एयर अब बगल कैविटी में आ जाएगी। अब आखिरी फेज है कि हमने इस पर्टिकुलर बगल कैविटी में से CO2 को बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बगल कैविटी के फ्लोर को ऊपर करना पड़ेगा, नॉस्ट्रिल्स को ओपन करना पड़ेगा और उस रिजल्ट में CO2 विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो ये है वो 4 फेजेस। इसके तरीके से ये वाले फ्रॉग्स अपनी बगल कैविटी और ब्यूकोफ्रेंजियल रीजन में से क्या कर रहे होते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। अब अगर स्किन की बात की जाए तो यू नो वेरी वेल कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो स्किन है ये इट इज ऑलवेज मॉइस्ट, ये हमेशा से कैसी रहती है, गीली रहती है। और इस पर्टिकुलर गीलेपन की जो वजह है यू नो वेरी वेल के प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स है। इन म्यूकस ग्लैंड्स की वजह से इनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट और स्लिपरी रहती है। प्लस यू नो वेरी वेल के देयर इज अ फ्लो ऑफ ब्लड, यहाँ पे जो ब्लड है वो हमेशा फ्लो होता रहता है। और इसके अलावा थर्ड माय डियर स्टूडेंट्स कि देयर इज अ वेरी रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे वेरी रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं। और डेफिनेटली देयर इज अ ग्रेडियंट, हमारे पास ग्रेडियंट है। और ये सारी की सारी चीजें मिल मिला के इस पर्टिकुलर ऑर्गन को जैसे हम स्किन बोलते हैं क्या बना रहे, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ यू कैन से जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू स्किन हो सकती है, particularly when that very organism is inside water, right? अब हमने एक बात थोड़ी सी बुक से अलावा भी आप लोगों को बतानी है, वो ये है कि क्या इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का कोई ऐसा मेंबर भी है जो अभी भी गिल से सांस ले रहा है? तो आंसर इज यस, राइट। अगर आप लोग एक ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट। न्यूट इज एन एम्फीबियन, राइट। इस एम्फीबियन को आप देखिए तो इट हैज गॉट एक्सटर्नल गिल्स, इसके पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर और प्रेजेंस ऑफ गिल्स, राइट, ये वो फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे जो फिशेस थी वो इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म से होती हुई
एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ओवरऑल एम्फीबियंस की बात करूं तो उनके अंदर हमें एक्सटर्नल गिल से सांस लेने वाले ऑर्गेनिज्म भी नजर आते हैं, लेकिन चूंकि ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने बहुत ब्रीफली सिर्फ एक लाइन में आपको ये बात बताई है, राइट। सो दीज आर द यू कैन से वेज ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ व्हाट एम्फीबियंस। अब हम नेक्स्ट आपसे डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड अगेन हमेशा बोलता हूँ अपने इर्द गिर्द में खुशियाँ बांटिए, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए, दे आर वेरी वेरी प्रेशियस टू यू। एंड टिल नेक्स्ट लेक्चर।